ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है दिल्ली के मुसलमान। आखिर दिल्ली में बीजेपी और सड़क पर सियासत, मुसलमान बीजेपी के साथ हैं क्या? दिल्ली में एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आखिर बनने में एक और बड़ा कारण कौन सा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली। बंपर वोटिंग हुई दिल्ली में, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। क्या यह वोट बदलाव के लिए था? कहा जा रहा है, अगली तस्वीर में देखिए, मुसलमान वोटर्स जो थे, मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया है। कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मुस्लिम इलाकों में यह वोट बीजेपी को गया है क्या? ये कोई और नहीं कह रहा। अगली तस्वीर देखिए जरा। साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, ये कह रहे हैं इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इन्होंने मोदी को वोट दिया। सुनिए। मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मुसलमान को बदनाम किया जाता है ये कहकर के मुसलमान तो जहां भी जाता रहता है वो बीजेपी को हराने के लिए करता है। मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, ने पर ये वोट नहीं दिया। ना मैं किसी बीजेपी के नेता से मिला हूं। अगर मेरी कोई मुलाकात पाई जाए इस संदर्भ में तो मैं संन्यास ले लूंगा हर चीज से। हस्तिनापुर से मिल्कीपुर तक शोर मचा है। बीजेपी आने वाली है, विपक्ष की नाव डूबने वाली है। इस शोर के बीच मुसलमानों ने बड़े संकेत दे दिए हैं। संकेत है कि मुसलमानों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिले हैं। कि हम उस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं जो मुसलमान के लिए बना दिया है विपक्षी पार्टियों ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष पर भरोसा करें तो साफ है मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिए हैं, और अगर ऐसा हो तो दिल्ली में बड़ा खेला हो चुका है। अब देखिए जरा साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं। साजिद रशीदी कैसे और क्यों मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं साजिद रशीदी को। ये खुद अध्यक्ष है इमाम एसोसिएशन के। दिल्ली की सियासत और सियासी तस्वीर बदलती दिख रही है। आपको बताऊं, मुसलमानों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट किया। देश में इमामों के बड़े नेता हैं साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। रशीदी ने वीडियो जारी कर खुलासा किया है, मैं जिंदगी में पहली बार बीजेपी को मैंने वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुसलमानों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। आरोप है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया ताकि दिल्ली में वो जीते। दरअसल मुसलमानों के मन में गलत धारणा बना दी गई है। धारणा यह कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के अधिकार छीन लेगी। मुसलमानों के मन से डर निकालने के लिए बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं, आत्मसमर्पण कर दिया है। मुझे धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी से बिक गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ तो केस भी दर्ज है। बीजेपी को वोट देते हैं तो उन पर हमारा हक होगा। दरअसल दिल्ली के मौलाना केजरीवाल से नाराज हैं और रशीदी उन्हीं मौलानाओं की नुमाइंदगी करते दिख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने मौलानाओं को कई महीने तक सैलरी नहीं दी थी। केजरीवाल ने अपनी नीतियों से सनातन की तरफ झुकाव जाहिर किया। 2020 में दंगे के दौरान सीएम होते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से
चुप्पी साध ली थी। हमारे साथ खुद साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मोदी और बीजेपी से इतना प्यार कैसे हो गया। साजिद रशीदी साहब, सवाल यह है कि आप तो मोदी का विरोध करते थे, बीजेपी का विरोध करते थे, अचानक मोदी मोदी कैसे करने लगे? देखिए, मोदी के नापसंद होने की क्या वजह हो सकती है? मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नापसंद क्यों होंगे? लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वोट कर दिया है तो मैं सरकार की नीतियों के सामने झुक गया हूं और मैं आज के बाद सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन बनाया था विपक्ष पार्टियों ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया है बीजेपी को, कि मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करता है, मुसलमान समाजवादी को भी वोट करता है, मुसलमान बीजेपी को भी वोट करता है। आप दिल्ली इलेक्शन में देखिएगा कि 10 से 12% मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। क्यों नहीं देगा? देश की पार्टी है ये भी। सवाल यही है कि हमें डरकर नहीं जीना है। हमें जो डराया जाता है बीजेपी से कि बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो होगा, हमें इसलिए भी वोट करना है कि अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो अपने अधिकारों की बात आंख में आंख डालकर कर सकते हैं। क्या आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते क्योंकि हम वोट देते हैं आपको? जी जी, नहीं ये बात तो ठीक है। आज आप कह रहे हैं कल एग्जिट पोल आ गए तो आज आप कह रहे हैं हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, वोट देंगे क्या? लेकिन सवाल यह है कि पिछले दिनों हमने देखा आपने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, आपकी तनख्वाह नहीं आई थी, चुनाव से पहले शायद वो आ भी गई तनख्वाह। क्या आप केजरीवाल से नाराज हैं? देखिए, केजरीवाल ने इस इलेक्शन में एक नया काम यह किया है कि किसी भी मुस्लिम महल्ले में जाकर मुसलमान से वोट नहीं मांगा, किसी भी स्टेज पर मुस्लिम नेता को अपने साथ नहीं रखा। तो जो कांग्रेस ने पहले पिछले इलेक्शनों में किया था, मुसलमानों से दूरी बनाई थी, इस बार केजरीवाल ने भी वही किया। जब हमें कोई पार्टी स्टेज शेयर नहीं करना चाहती हमारे साथ, हमारे महल्लों में आकर वोट नहीं मांगना चाहती हमसे, तो फिर हमारे लिए बीजेपी और उसमें क्या फर्क हो गया? भाई बीजेपी हमसे कहती है हमें वोट नहीं चाहिए, ये लोग हमारे पास नहीं आना चाहते ये सोचकर के हिंदू वोट चटक जाएगा, तो दोनों बराबर हुए ना। तो फिर हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बीजेपी को वोट करके जो सरकार में है, सरकार से अपने अधिकारों को मांगे? जी, साजिद साहब हमारे साथ बने रहिए। रशीदी जी ने वोट किया है बीजेपी को, लेकिन क्या दिल्ली के बाकी लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया है? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली में अच्छा खासा मुस्लिम वोट हुआ है। ये दिल्ली के अलग अलग बूथ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुसलमानों ने भारी संख्या में वोट किया है। क्या ये ज्यादातर वोट बीजेपी को गया है? खबर यह है कि कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को किया है मुसलमानों ने। देखिए जरा क्या एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, मेट्राइज के आंकड़े आपके सामने आ गए। मुसलमानों ने वोट दिया, 67% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, 67% मुसलमानों ने। बीजेपी को 11% मुसलमानों ने वोट किया है। क्या साजिद रशीदी उन्हीं 11% मुसलमानों की बात कर रहे हैं? कांग्रेस को 9% वोट किया और पहली बार ऐसा है क्या कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है? बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 9% और अन्य को 13%। तो ये जो एग्जिट पोल का आंकड़े हैं ये तो साजिद रशीदी की बात को सही बता रहे हैं कि बेशक रशीदी ने वोट किया और रशीदी जी का वोट भी उन्हीं 11% लोगों में है जो बीजेपी में गया है। रशीदी साहब, मेरा सवाल ये है, क्या आपको अब बीजेपी पसंद आ गई है या फिर बीजेपी के सामने आपने सरेंडर कर दिया है? कि कामों की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं बीजेपी की जो नीति मुसलमान या हिंदुस्तान या किसी भी धर्म के खिलाफ होगी तो मैं उस नीति पर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है वोट देकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ वो परसेप्शन तोड़ने की बात की है जो मुसलमानों को डराने के लिए दूसरी पार्टियां करती हैं। मुसलमान इस देश में डरकर जी रहा है और ये विपक्षी पार्टियों की वजह से है। विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डराती हैं बार बार कि बीजेपी आपके लिए ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो ये कर देगी। सवाल ये है कि कांग्रेस के जमाने में फसाद हुए हैं, 55,000 फसाद हुए हैं। समाजवादी के जमाने में मुजफ्फरनगर फसाद हुआ है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो संविधान से हटकर मुसलमानों को और कुछ ज्यादा दे सकती है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है। संविधान में रहते ही कोई भी पार्टी हमारे लिए काम कर सकती है। जी रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।
तो साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को। लेकिन कल जिस वक्त मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद पहुंचा ओखला में और मुसलमानों से यही सवाल पूछा जो रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमान वहीं वोट करता है जहां जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। सुनिए इस सवाल पर मुसलमानों ने क्या कहा। मुसलमान वोट क्या सोच कर देता है? बहुत समझदार, मैं यहाँ का अभी भी यही सोच कर देता है कि बीजेपी को हराना है केवल, नहीं, खाली काम के ऊपर देता है। न बीजेपी से मतलब है न किसी से मतलब है। जिसने यहाँ काम किया है, जिसकी सरकार बननी है, तो वोट उसे देना चाहिए, जिसकी एक सीट के ऊपर वोट देना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात जो कही जाती है कि मुस्लिम वोट उस तरफ जाता है जो बीजेपी को मजबूती से हरा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, हमारे भारत में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं बीजेपी से, वो मुसलमान भी होते हैं, हिंदू होते हैं। और जो पार्टियां जैसे आम पार्टी हैं और भी पार्टियां, ओवैसी की पार्टी है, मजलिस पार्टी, उसमें भी हिंदू कैंडिडेट खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी को हराना। हम लोग और हमारे भारतीय जितने लोग हैं वो सब ये देखते हैं कि बेकास होना चाहिए। मुसलमान यहाँ क्या सोचकर वोट देता है बताइए। ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटोटाइप कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान, अगर आप ये देखेंगे ना तो मुसलमान एरिया में लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताइएगा, मुसलमान इलाकों में इतनी स्थिति खराब क्यों थी? दूर मत जाइए जरा, उमेश पीछे कैमरा घुमाइए। ये आप कूड़ा देख रहे हैं, यहाँ अमानतुल्ला विधायक, यहाँ केजरीवाल की सरकार, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, और देखिए यही जहाँ पोलिंग बूथ है उसके बाहर कूड़ा पड़ा। ये गंदगी, ये रोड खराब, ये टूटी, मुसलमान ये सब नहीं देखता। देखिए ये किसी पार्टी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान है इसकी वजह से। किसी भी पार्टी का होगा ना, हम कांग्रेस में भी यही थे, अच्छा, अमानत में भी यही थे, अभी भी हैं। हर जगह मुसलमानों को ऑल ओवर इंडिया जहां भी उनका एक गिटोज बना दिया जाता है और उसको डिलिबरेटली पीछे रखा जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसीडर क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक जिसको निचोड़ लिया जाए। ठीक है, पहली चीज, उनको मिनिमल चीजों पे जिंदा रखा जाए और वो इसलिए बहुत खुश है कि मैं जिंदा हूँ। उनके लिए यही बहुत है आज के डेट में। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, मुझे चैन से जीने दो, बस इसके जद्दोजहद मुसलमान आज भी 75 साल के बाद हिंदुस्तान में लगा है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पैदा करेंगे, हम दो होंगे कोई बात नहीं, मगर हम दो निगोशिएट करेंगे। आज हम सिर्फ चटाई बिछा रहे हैं और कुर्सियां बिछाने के लिए मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल क्लास में। अब हम जो जहां खड़े होंगे ना, तो हमारी बात हम खुद करेंगे। अब आपने सुन लिया मुसलमानों को। अब आपको बताता हूं कौन से बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीट से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया। दूसरे एग्जिट पोल जो आए हैं, यानी देश में 14 से 15 एग्जिट पोल हुए, कुछ एग्जिट पोल सीट्स को लेकर भी हुए। ये रिपब्लिक का एग्जिट पोल नहीं है, दूसरे एग्जिट पोल जो दावा कर रहे हैं वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। कौन बनेगा एमएलए और कौन सड़क पर आ जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जिस सीट से लड़ रहे हैं, नई दिल्ली सीट, दूसरे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं और प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली की सीट हार सकते हैं। दूसरी बड़ी सीट देखिए जरा, दूसरी बड़ी सीट है मनीष सिसोदिया की, जंगपुरा। दूसरे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार सकते हैं। बीजेपी तरविंदर सिंह मारवा अपनी सीट जंगपुरा जीत सकते हैं और फरहाद सूरी कांग्रेस के हार सकते हैं। तीसरी बड़ी सीट आतिशी से पहले ग्रेटर कैलाश की सीट में आपको बताने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज यहां से हार सकते हैं, एग्जिट पोल दूसरे ये दावा कर रहे हैं। शिखा राय बीजेपी की कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत सकती है और गर्वित सिंह भी चुनाव हार जाएंगे कांग्रेस के एग्जिट पोल्स के हिसाब से। अब देखिए जरा, आतिशी इस सीट पर सबकी नजर थी क्योंकि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री कालका जी से चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल्स कुछ ये दावा कर रहे हैं कि आतिशी चुनाव कालका जी से जीत सकती है और रमेश बिधूड़ी और अलका लामा यानी बीजेपी और कांग्रेस यहां से हार सकती है। यानी केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी में से सिर्फ आतिशी अपनी सीट निकाल सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूरा निगेटिव कैंपेन जो बीजेपी का था, गुंडागर्दी का, मारपीट का, लड़ाई झगड़े का, वो सब फेल साबित होगा। जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है। अब इसलिए जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होगी कि जो झाड़ू की झांसा यात्रा के झंडा बरदार थे, उनकी जो बकवास, बहादुरी, बौखलाहट इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि दिल्ली की जनता ने
उनकी विदाई का बैंड बाजा बजा। आज दिल्ली अपने वर्स्ट हाल पे पहुंच चुकी है और अगर आप देखें तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ पानी लोगों के घरों में आ रहा है। बड़े इश्यूज हैं जिनको सोच के मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने इस बार वोट किया। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, बहुत सारे काम करेंगे। वोटर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। अब उसने अंदर जाके वोट दिया नहीं दिया वो तो जानेंगे। देखो हुआ क्या, आखिरी 2-3 दिन में जो पैसा बहुत बटा है दोनों पार्टियों से, तो वही मैं कह रहा हूँ उसका असर है नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है, निसंदेह लगता है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है, कम सीटें पा रही है तो कांग्रेस की वजह से है। इसीलिए तो हम बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आप एक हो जाओ, अरविंद जी के हाथों को मजबूत करो। लेकिन कांग्रेसी नहीं समझे। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी। कल मैंने आपको देश के कुछ पोल्स दिखाए थे। देश में कुल 11 एग्जिट पोल हुए, 11। अब 11 के 11 मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 11 एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं, इससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। अब दिल्ली में बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, एग्जिट पोल यही संकेत दे रहे हैं। और 11 में से यकीन मानिए 9 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली में। 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। पोल्स ऑफ पोल अगर आप देखेंगे, यानी सारे पोल को मिलाकर अगर पोल निकाला जाए तो बीजेपी को 39 सीटें मिल रही हैं, सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब सारे एग्जिट पोल एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला पोल है पीपल्स पल्स, यानी लोगों की नब्ज। यह एग्जिट पोल कह रहा है 51 से 60 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 10 से 19 केजरीवाल को और 0 कांग्रेस को, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिल रही है बीजेपी को। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, यह एग्जिट पोल है पोल डायरी। इसमें 42 से 50 सीटें बीजेपी को मिल रही है, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा। केजरीवाल को 18 से 25 और कांग्रेस को 0 से 2 मिल रही है। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, पीपल्स इनसाइट। इसमें 40 से 44 सीट बीजेपी को मिल रही है, 25 से 29 केजरीवाल को और 0 से 1 कांग्रेस को। यहां भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 36 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगला एग्जिट पोल देखिए, जेवीसी पोल्स। ये 39 से 45 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 22 से 31 अरविंद केजरीवाल को और 0 से 2 कांग्रेस को। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, यह है पी मार्क रिपब्लिक का एग्जिट पोल। 39 से 49 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 21 से 31 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 दे रहा है कांग्रेस को। यहां भी बीजेपी बहुमत से कहीं आगे है। चाणक्य दे रहा है बीजेपी को 40 से 44 सीट और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट, कांग्रेस को 2 से 3 सीट। चाणक्य भी बीजेपी की सरकार बना रहा है दिल्ली में। एसएस बीजेपी को 38 से 41 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 27 से 30 और कांग्रेस को 1 से 3। तो सारे एग्जिट पोल आप देखेंगे सरकार बनाने का दावा बीजेपी का कर रहे हैं। अगला एग्जिट पोल है डीवी रिसर्च। ये 36 से 44 बीजेपी को दे रहा है सीटें, 26 से 34 अरविंद केजरीवाल को और 0 दे रहा है कांग्रेस को। अगला एग्जिट पोल देखिए, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल 35 से 40 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 32 से 37 अरविंद केजरीवाल को और 0 से 1 कांग्रेस को। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सीट जीत दिखा रहे हैं, यानी 11 में से 9 एग्जिट पोल, 2 ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को की जीत दिखा रहे हैं। यह है वी प्रिसाइट, 46 से 52 सीटें अरविंद केजरीवाल को दे रहा है, 18 से 23 बीजेपी को और 0 से 1 कांग्रेस को। अगला एग्जिट पोल देखिए, माइंड ब्रिंक, 21 से 25 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 0 से 1 कांग्रेस को। और माइंड ब्रिंक जो है ये दूसरा एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाता दिखा रहा है, 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। पोल्स ऑफ पोल्स, यानी इन 11 पोल का अगर हम पोल करेंगे, इनका औसत अगर हम निकालेंगे, तब भी बीजेपी 36 से आगे 39 पर है सरकार बनाने की स्थिति में। केजरीवाल 30 और 0 से 1 कांग्रेस पार्टी के। अब आपको सुनवाता हूं, एग्जिट पोल 11 आ गए, 9 में बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 में
आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के लोग किस एग्जिट पोल पर यकीन कर रहे हैं? वो मान भी रहे हैं यही एग्जिट पोल नतीजों में बदलेंगे, या उनका मानना है कि नतीजे कुछ और आएंगे? सुनिए। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में, और दिल्ली का जब तक बेड़ा गर्क हुआ है उसका उद्धार होगा, और बहुत बढ़िया फुल प्रूफ प्लान के साथ आ रही है बीजेपी। इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी पे भरोसा किया है, और 8 तारीख को देख लीजिएगा जो परिणाम आएगा। वो जनता चाह रही है कि हम भ्रष्टाचार की दलदल से छुटकारा पाना चाह रहे थे। वोट डालने गए तो हमें वहाँ लहर दिखी, और मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है, और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी और पूर्ण बहुमत से बनाएगी अपनी सरकार। ये बीजेपी को जो है वो सत्ता में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आ रही है बीजेपी, इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए वो कांग्रेस 40-70 साल में नहीं कर पाई, तो आज जो है वो बीजेपी ने जो है वो करके दिखाया। लेकिन बीजेपी ही है, बीजेपी सनातन को खड़ी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केजरीवाल ने बोला था ये यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं 500 रुपए का टिकट लेके, वो पूर्वांचल समाज का वोट दलितों के साथ, जो दलित बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ जो इन्होंने किया था, आपने देखा होगा इनके यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने जो किया, और उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हो, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करता। उसके कारण इस बार जो है सर्व समाज और दिल्ली की जनता पिछले 11 सालों में त्रस्त हो गई थी इनसे। 10 साल से केजरीवाल की जो सरकार से परेशान है, जो रोड में ट्रैफिक लग रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, बारिश में इतना युवा परेशान होता है, घर पहुंचने में तकलीफ हो जाती है, तो दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ठान लिया है इस बार बदलाव चाहिए। दिल्ली को तरक्की में चाहिए, डबल इंजन सरकार चाहिए। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, जंगपुरा से आतिशी जी, कालका जी से चुनाव हार रही है। इनके जितने बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, और बीजेपी 40 से 45 सीट ला करके सरकार बना रही है। अब से केजरीवाल जी को जाना चाहिए, यहाँ से विदाई लेनी चाहिए, और बीजेपी को पूर्ण बहुमत में दिल्ली का ये चुनना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को कसम खाया था कि मैं किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाऊंगा, लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा, अपने बच्चों को चुनाव में नहीं उतारूंगा। इस बार दिल्ली में अपने बच्चों को चुनाव प्रचार में अपने लिए प्रचार करवाएं। जो व्यक्ति अपना परिवार का नहीं होगा, जो अपने बात पर नहीं होगा, वो किसी का नहीं होगा, और जनता का कोई भला नहीं। और 10 साल में दिल्ली के जनता उनसे उब चुके हैं। यहाँ तो बीजेपी का राज है ही है, सेंट्रल बीजेपी चलाती है, एलजी चलाता है दिल्ली को, सीएम कहाँ चलाता है? तो नाम का सीएम का इलेक्शन होता है, तो होना ही नहीं चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है। देश जब से मोदी जी आए हैं देश में, देश की दिशा और दशा को बदल के रख दिया उसमें। तो दिल्ली के लोगों को आपने सुन लिया एग्जिट पोल पर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो सच नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि पहले भी एग्जिट पोल आए हैं लेकिन नतीजे तो कुछ और आए हैं। तो आइए पहले के एग्जिट पोल और नतीजे दोनों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह है पहले के, यानी 5 साल पहले 2020 में जब चुनाव हुआ तो जो एग्जिट पोल थे वो क्या कह रहे थे। उस वक्त एग्जिट पोल आए चुनाव के बाद तो आम आदमी पार्टी को पोल्स ऑफ पोल, यानी सारे एग्जिट पोल का जो औसत निकाला हमने, वो ये कहता है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को 53 सीटें दे रहे थे, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 1। इस एग्जिट पोल से यह तो साबित था कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है। और देखिए नतीजे, देखिए आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, यानी सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और सरकार बनाया, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 0। यह 2020 का एग्जिट पोल था। 5 साल और पहले चलते हैं, 2015 का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। 2015 का एग्जिट पोल, ये पोल्स ऑफ पोल यानी सारे एग्जिट पोल का औसत, ये कहता है कि 45 सीटें 2015 में एग्जिट पोल कह रहा था 45 सीट आम आदमी पार्टी की आएंगी, बीजेपी को 23 सीट, कांग्रेस को 2 सीट। यानी एग्जिट पोल ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और सरकार बनाएगी। 36 चाहिए सरकार बनाने के लिए, एग्जिट पोल 45 दे रहा था, आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई, 3 बीजेपी और 0, यानी सरकार किसकी बनेगी कम से कम यह संकेत एग्जिट पोल साफ दे रहा था। इससे पहले चलिए जरा 2013 में जो चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल देखिए जरा। 21 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे थे पोल्स ऑफ पोल, 34 दे रहे थे बीजेपी को और अन्य को 15 दे रहे थे। जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 7 ज्यादा यानी 28 मिली, बीजेपी को 31 और अन्य और कांग्रेस को 11, और कांग्रेस और आप ने मिलकर सरकार बनाई थी। यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत हो यह कहना अपने आप में गलत है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले, तो जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई है। मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। हुई है, कमजोर हुई है, क्योंकि आप पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है हर जगह, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह, ये हरियाणा हो, हर जगह बी टीम के रूप में इन्होंने काम किया है और जनता समझ गई, दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है, हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। क्या हरियाणा में जहां पर कोई भी एग्जिट पोल नहीं कह रहा था, कोई भी एजेंसी नहीं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अनिल विज कह रहा था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और तो आपने देख लिया क्या हाल है दिल्ली का, लेकिन दूसरी तरफ बवाल चल रहा है अयोध्या की सीट को लेकर भी। मिल्कीपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं, इतनी वोटिंग हुई है मिल्कीपुर में कि अब उसकी हवा और असर दोनों दिखाई देने लग रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये मिल्कीपुर में बंपर वोटिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रात तक वोटिंग होती रही, लेकिन जब वोटिंग का परसेंटेज आया तो बहुत से लोग परेशान हो गए। योगी आदित्यनाथ कहां थे, आज मैं तस्वीर दिखाऊं। वोटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे, एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और योगी की एक तस्वीर वायरल हो रही है कि योगी की गोद में एक छोटा योगी है, योगी उसे खिला रहे हैं, दुलरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे, लेकिन अखिलेश यादव मिल्कीपुर के चुनाव के बाद देखिए, अखिलेश यादव एंड टीम ने कफन खरीदा और चुनाव आयोग को भेजा। आपको क्या लग रहा है? सुन नहीं पा रहा है, अब आइए, अखिलेश यादव सोचिए, नतीजे नहीं आए मिल्कीपुर के, लेकिन सवाल अभी से उठा रहे हैं चुनाव पर। मान लीजिए मिल्कीपुर में एक संभावना है अखिलेश जीत जाते हैं, तब ये सवाल उठाएंगे क्या? यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव हो गया है और मिल्कीपुर में बीजेपी, आप दोनों ने ताकत झोंक दी है। योगी ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की सीट बना दिया, अखिलेश यादव ने भी यहां कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी यहां जीतती दिख रही है। मिल्कीपुर में बंपर मतदान भी इसी के संकेत है। आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को वहां हार का डर सताने लगा है। इसी वजह से सपा चुनाव आयोग पर हमले कर रही है। अखिलेश ने इलेक्शन कमीशन पर हमले में सारी सीमाएं लांघ दी। अखिलेश ने मीडिया में तस्वीर पोस्ट की और जिसमें वो अपने हाथ में कफन लिए हुए, अखिलेश के साथ कई और नेता भी हैं, कफन पर चुनाव आयोग लिख दिया है। अखिलेश आगे लिखते हैं, चुनाव आयोग मर चुका है। मिल्कीपुर में आयोग ने बीजेपी को संरक्षण दिया, चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा जल्द भेजेंगे, जनता के लिए मर चुका है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें लिखा है, प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा, सपा के कार्यकर्ताओं और एजेंट्स को डराया धमकाया गया, बीजेपी ने बेईमानी के लिए सारे हथकंडे अपनाए, मिल्कीपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने यही कहा था इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया चुनाव आयोग ने, लेकिन कानपुर की सीट से सपा का ही कैंडिडेट जीता था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। चुनाव आयोग मर चुका है। सब लोगों को आग्रह किया था कि लोकतंत्र में मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग, इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ा चुनाव आयोग। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है, किसी के हत्या के बराबर है। कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए।
विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते, तो देश की जनता वो धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, कोई फर्जी वोटर नहीं बने, बट जब ये हारने लगते हैं, और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, मिल्कीपुर वाली सीट ये हार रहे हैं, जो इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, ये दर्द वहां से आ रहा है कि वो सीट ये हार रहे हैं, तो अभी से ही कैसे उसके लिए बहाना तैयार कर लें। अपराध है, आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं, तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले हो। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है, और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर आज संसद से सड़क तक संग्राम हुआ। खबर यह है कि ट्रंप ने हथकड़ी लगाकर क्यों भेजा। दरअसल ट्रंप ने भारतीयों को भेजा है जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें वापस भेजा गया। उन्हें वापस भेजने पर बवाल शुरू हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको दिखाया था, ये अमेरिकन एयरफोर्स का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ये उस वक्त की तस्वीरें, इसी में भारतीयों को भेजा गया। लगभग 104 भारतीयों को यह विमान अमेरिका से लेकर आया। दावा किया गया इसमें जो भारतीय बैठे हैं उनके हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी थी। अगली तस्वीर देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीर, जो भारतीय आए उनके हाथ बंधे हुए थे हथकड़ियों से। और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि ट्रंप ने इस तरह हिंदुस्तानियों को भेजा है। जो लोग वहां रह रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें फौरन अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में बिठाया गया, हाथ बांधकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजा गया। इसके बाद देश में गुस्सा और उबाल है। इसकी शुरुआत आज संसद से हुई। देखिए, संसद में सांसदों ने प्रदर्शन किया है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को भेजा, इसके खिलाफ बवाल हुआ। और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है। भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन के अंदर आप देख रहे थे इस तरह से हंगामा हो रहा था कि भारतीयों को हथकड़ी लगाकर क्यों भेज दिया। सदन के बाहर देखिए जरा, सदन के बाहर भी विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। तस्वीरें, सांसदों ने हाथों में हथकड़ी बांधी हुई है, प्रतीकात्मक तौर पर जिस तरह भारतीयों को भेजा गया दिखाने के लिए कि उन्होंने भी हाथों में हथकड़ी बांध ली। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया। ये भी क्या हो रहा है फिर? ये किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है। भारतीयों को लेकर अमेरिका से लौटा विमान और देश में मच गया एक और घमासान। खबर आई कि भारतीयों को अमेरिका ने बेड़ियों से बांध कर भेजा है। 40 घंटे तक प्लेन में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। खाने पीने तक के लिए भी हाथ नहीं खोला गया। भारतीयों को वॉशरूम भी कड़ी निगरानी में भेजा गया। भारतीयों के साथ ट्रंप के सलूक से देश आग बबूला है। संसद से सड़क तक ट्रंप और अमेरिका को सबक सिखाने की मांग हो रही है। विपक्षी सांसद हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये अवैध प्रवासियों का नहीं, हिंदुस्तान का अपमान है और इस पर मोदी सरकार कड़ा एक्शन ले। अब देखिए जरा किस तरह से भारतीयों को भेजा गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल और हंगामा हुआ है। दरअसल जब तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ। देखिए जो भारतीय लौटे वो कैसे आए, ये आप देख रहे हैं, और ये अमृतसर एयरपोर्ट है।
अमेरिका से 104 भारतीयों के लौटते ही हंगामा शुरू हुआ। इसकी वजह है कि भारतीयों के साथ अमानवीय बर्ताव। एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीयों का वीडियो जारी किया और इसमें भारतीयों के हाथ और पैर में बेड़ियां नजर आ रही थी। इसी तरह भारतीयों को जंजीर से बांधकर विमान में चढ़ाया गया। बेड़ियों में जकड़े हुए उन्होंने अमेरिका से 40 घंटे तक सफर किया। दावा है कि लोगों को पहले वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। भारतीय ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो निगरानी में ही वॉशरूम भेजा गया। दावा तो यह भी है कि 104 लोगों के लिए विमान में एक ही टॉयलेट था। 40 घंटे के लंबे सफर में भारतीयों को खाने पीने के वक्त भी उनके हाथ हथकड़ियों से नहीं खोले गए। लोगों को थोड़ा सा खाना दिया गया जिसे हाथ बांध कर रखा गया था। ईंधन भराने के लिए ग्लोब मास्टर विमान 4 जगहों पर रुका, लेकिन भारतीयों की न बेड़ियां खोली गई न उन्हें उतरने दिया गया। जब विमान अमृतसर में लैंड हुआ तभी भारतीयों की जंजीरें खोली गई। भारतीयों के निर्वासन पर अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया। कहा, अगर आप गैर कानूनी रूप से अमेरिका की सीमा पार करेंगे तो आपको इसी तरह वापस आपके देश भेजा जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने का ऐलान किया। अवैध प्रवासियों को ट्रंप अपराधी और अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें वो अवैध एलियंस कहते हैं और अपराधी की तरह निकाल भी रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप ने इससे पहले क्या कहा था। जितने अवैध लोग हैं उन पर वो कैसे एक्शन लेने वाले हैं। Could you imagine Biden doing this? I don't think so. I don't think so. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. अब आपको दिखाऊं मैं, और इसी वजह से आज प्रदर्शन हुआ है। निर्वासन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया है। संसद से निकल कर आया विपक्ष, उसके बाद हाथों में तख्तियां थी। अब आइए देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। भारतीयों को वापस भेजा गया है उस पर प्रियंका वाड्रा ने कहा, बहुत बात हुई कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनकर क्यों भेजा गया? अखिलेश यादव कह रहे हैं जो देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, उनकी सरकार में भारतीय अमानवीय तरीके से आ रहे हैं। विश्व गुरु बनाने वाले आज क्यों मौन है? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? पप्पू यादव कह रहे हैं इंदिरा गांधी होती तो कोई वापस नहीं आता, किसी को हथकड़ी नहीं लगती। इन्हें डुबकी लगाने से फुर्सत होगी तब ना कुछ करेंगे। सरकार की सारी विदेश नीति फेल हो गई है। ट्रंप जब तक माफी ना मांगे उन्हें भारत नहीं आने देना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं अमेरिका से लौटे भारतीयों को अवैध कहना गलत है, वो हमारे ही नागरिक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। रोजगार की मार की वजह से वो देश छोड़कर अमेरिका गए। ओवैसी कह रहे हैं कोई मंत्री अमेरिका से लौटे लोगों को लेने आखिर क्यों नहीं गया? 6,75,000 भारतीय बिना दस्तावेज के अभी अमेरिका में है। सरकार को बताना पड़ेगा उनके लिए क्या करेगी। मनोज झा ने कहा वो अमेरिका के लिए घुसपैठी हो सकते हैं, हमारे लिए अपने नागरिक हैं, सरकार को क्या उनकी परवाह है? अब जवाब दिया विदेश मंत्री ने। अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन कोई नया नहीं है, यह प्रक्रिया सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। भारत लाते समय महिलाओं बच्चों को नहीं बांधा गया। डिपोर्टेशन में यात्री टॉयलेट जाते हैं तो हथकड़ी खोली जाती है। अमेरिका से आए कुछ लोगों ने हमें परेशानी भी बताई है, इसे लेकर अमेरिकी सरकार से लगातार बातचीत जारी है। सुनिए संसद में आज इस पर हंगामा हुआ, क्या कह रहे हैं सांसद। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है फिर? ये
ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। हाथों पैरों में बेड़ियां बांध के उन लोगों को नहीं, पूरे के पूरे भारतवर्ष को बेइज्जत किया है अमेरिका ने। इतनी बड़ी बेइज्जती पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? उनको हथकड़ी लगाकर जिस तरह से भेजा गया है, ये क्या उन्होंने कोई क्राइम किया था? जिस तरह का हुआ है ये अमानवीय व्यवहार है, और ये सिर्फ किसी लोगों के साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश के लिए इंसल्ट की बात है। छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और हमारे देश ने अब तक आपत्ति तक नहीं जताई है। ये कहां तक सही है? जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है। 2012 से जो मानक लागू हैं, उसके मुताबिक डिपोर्ट करने पर लोगों को बांध कर लाया जाता है। अब देखिए, आपको दिखाऊं कि अमेरिका में केवल भारतीय नहीं आए। इससे पहले देखिए जरा, अमेरिकी प्लेन पहुंचा कोलंबिया। कोलंबिया के लोगों को ट्रंप ने वापस भेजा है। 200 घुसपैठिए कोलंबिया भेजे गए हैं। अलग अलग देश के लोग, कोई कोलंबिया, कोई ब्राजील, इन जगहों के जो लोग थे उन सबको वापस भेजा गया है उनके मुल्क। अब आपको बताऊं कि आखिर भारत में अभी जिन्हें वापस भेजा गया है अमेरिका से, इससे पहले भी अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी इसी तरह भारतीयों को वापस भेजा जाता रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। देखिए जरा, ये आपके सामने पूरा डेटा आ गया है। अमेरिका से आई मुसीबत पर मोदी सरकार की पूरी नजर है। यह आंकड़ा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। देखिए 2009-2013 में 3175 लोगों को भेजा गया था, यानी कांग्रेस के दौर में। उसके बाद 2014 से 18 में 4806 लोगों को भेजा गया। 2019 से 24 तक 7583 लोगों को भेजा गया और 2025 में 104 लोगों को भेजा गया। निर्वासन के हर सवाल का विदेश मंत्री ने जवाब दिया है। कहा भारतीयों का निर्वासन कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 15 साल से अमेरिका ऐसे ही लोगों को निकालता है। 2016 के बाद से भारत से गए अवैध प्रवासी अमेरिका में बढ़ गए तो अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए इन्हें निकाल दिया, और हर बार अमेरिका ने भारत सरकार को इसकी पूरी जानकारी दी। डिपोर्ट करने वाला देश सैन्य विमान को भेजने का फैसला करता है। भारत सरकार तो अमेरिका से लौटे लोगों को के बारे में जानकारी उन्हें दी गई, लेकिन अवैध प्रवास के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन एजेंट्स पर भी एक्शन होगा जो फर्जी दस्तावेज बनवाते और धोखे से लोगों को अवैध प्रवासी बनाकर अमेरिका भेजते हैं। अवैध प्रवासियों के लिए चलते आम भारतीयों को वीजे में दिक्कत होती है, इसलिए अवैध प्रवासियों पर एक्शन में भारत अमेरिका के साथ है। यह जरूर कहा है कि निर्वासन में अमेरिका अमानवीय बर्ताव न करे, मानवीय बर्ताव करे। अब आपको दिखाऊं, सवाल यह है कि अमेरिका में सिर्फ भारतीय नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग इसी तरह अमेरिका में मौजूद है। सबसे ज्यादा किन देशों के अवैध प्रवासी हैं वो देखिए जरा। मैक्सिको के 40.5 लाख लोग अमेरिका में, अल सल्वाडोर के 7,50,000 लोग अमेरिका में अवैध रूप से, भारत के भी 7,25,000 लोग अवैध प्रवासी हैं, ग्वाटेमाला के 6,75,000 लोग और होंडुरास के 5,75,000 लोग। इतने लोग और ऐसे लोग वहां मौजूद हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन सबको ट्रंप वापस भेजने वाले हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है, और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी
लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। अब सवाल यह है, जो लोग भारत आ गए हैं, अब इन लोगों का क्या होगा? ये कहां जाएंगे? इनके ऊपर कई प्रतिबंध भी हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 33 अवैध प्रवासी गुजरात के जो रो रहे हैं, परेशान हैं। કેટલા ટેન્શનમાં હતા, ખાલી આ બાજુ પડો, કેટલા ટેન્શનમાં હતા, ટેન્શન હળવું થઈ ગયું હવે, દીકરી સહી સલામત મળી ગઈ છે, દીકરી ઘરે આવી ગઈ છે। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या होगा इनका, किन परिस्थितियों में रहेंगे। इनकी भी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी कहानियां, सब कुछ बेच बाच के ये गए थे। अमेरिका से आए 104 भारतीय ट्रंप की नजर में अपराधी थे। इनमें 79 पुरुष, 23 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल। भारत आते ही सभी को क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है। पुलिस जांच कर रही है कि अवैध प्रवासी अमेरिका पहुंचे कैसे। अगर कोई अपराध करके भाग गया अमेरिका तो उस पर केस चलेगा। मानव तस्करों या हवाला नेटवर्क की मदद पर कार्रवाई होगी। केस के हिसाब से 1 से 7 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है। आपराधिक रिकॉर्ड मिलने पर पासपोर्ट रद्द हो सकता है। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीय वापस अमेरिका नहीं जा पाएगा। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे 20 देश भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 20 देश अमेरिका की वीजा नीति का पालन करते हैं। अमेरिका से लौटे बहुत से लोग मोटे ब्याज पर कर्ज लेकर गए। पंजाब के कई परिवारों ने बच्चों के लिए 40-40, 50-50 लाख रुपए कर्ज लिया है। किसी ने जमीन गहने बेच दिए और उसके बाद बच्चों को अमेरिका भेजा। कुछ भारतीय पढ़ाई के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां एजेंट के जरिए बिना पूरे कागज के अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में अच्छी नौकरी के लालच में लाखों रुपए खर्च किए, नौकरी तो नहीं मिली, ऊपर से बंदियों की तरह आना पड़ा। एजेंट उसके बाद न फोन उठाते हैं न पैसे वापस करते हैं। हरियाणा, अहमदाबाद के कई परिवार भी सदमे में हैं। बच्चों के अमेरिका के सपने के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी, लेकिन अब उनके बच्चे अपराधी की तरह अमेरिका से लौटे हैं। अमेरिका से लौटे भारतीय अब वापस विदेश नहीं जाना चाहते। कहते हैं भारत में खेती मजदूरी कर लेंगे पर बाहर नहीं जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो वापस आए वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका परिवार क्या कह रहा है। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था। तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से, तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कई रास्ते टैक्सी भी, कई रास्ते समुद्र पार करना भी पैदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे की स्थिति होती है। फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस कराते रहते हैं। मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है। बस वहीं से 7 दिन रखा था। 24 जनवरी में अपना बॉर्डर क्रॉस करा था। मतलब कि 2 बजे से रात में 25 जनवरी ने हमने उड़ा ले गए। तो अपना 3 तारीख ने फरवरी की नाम डिपोर्ट कर दिए थे भाई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी और भयानक खबर है। खबर यह है कि बांग्लादेश में फिर से हिंसा शुरू हो गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, शेख हसीना भारत में है, यूनुस वहां सब कुछ देख रहे हैं बांग्लादेश में, और कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए। देखिए अगली तस्वीर। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शेख हसीना के पिता के घर की तरफ ये कट्टरपंथियों ने मार्च किया है, ये प्रोटेस्ट किया है। घर के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान हसीना के पिता थे, बांग्लादेश के संस्थापक थे। उनके घर के बाहर ये भीड़ पहुंची। उसके बाद देखिए जरा, उनकी फोटो तोड़ी गई कट्टरपंथियों ने, और लीग के लोगों ने उनकी फोटो पर हमला किया। उसके बाद देखिए जरा, उनके घर के अंदर घुस गए ये, और घर के अंदर घुसकर हमला कर दिया।
और इतने से दिल नहीं भरा, तोड़फोड़ करने के बाद आगजनी कर दी, घर फूंक डाला, घर में आग लगा दी है। हसीना के पिता का घर था ये, और इसमें देखिए किस तरह से घर के अंदर जाकर सामान तोड़ने के बाद आग लगाई। आग लगाने के बाद सेल्फी भी ले रहे, खिड़कियां तोड़ रहे। उसके बाद देखिए अभी भी मन नहीं भरा तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए पिता के घर के बाहर, बुलडोजर के नीचे भी और बुलडोजर पर भी चढ़े हुए। अब घर को बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया, वहां बुलडोजर चलाने लगे। अब सोचिए कितनी अराजकता है, क्या माहौल है, कुछ भी कर रहे हैं। और घर तोड़ा है बुलडोजर से, और शेख हसीना के जो सपोर्टर्स थे, उनके समर्थक थे, उनके साथ मारपीट की, उनके घरों पर पहुंच गए। और हसीना के सपोर्टर्स के साथ मारपीट की है, महिला सपोर्टर्स के साथ देखिए मारपीट कर रहे हैं, उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों, क्योंकि अब तक तो लग रहा था कि वहां चीजें बदल गई है, हसीना भारत में है। हुआ ये कि आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े पूरे 6 महीने हो गए जब से वो भारत में है। इसे लेकर बांग्लादेश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला था। शेख हसीना पर दर्ज दर्जनों केस का विरोध जताया जाना था, यानी हसीना के जो समर्थक थे वो प्रदर्शन करने वाले थे। आवामी लीग ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदर्शन से पहले शेख हसीना को ऑनलाइन संबोधन करना था, यानी भारत से उन्हें संबोधन करना था बांग्लादेश में उन लोगों को जो हसीना के हक में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके इस ऑनलाइन भाषण का समय रात 9 बजे रखा गया था, लेकिन भाषण से ठीक 1 घंटा पहले ही बांग्लादेश में बवाल होने लगा। हसीना पर यूनुस समर्थकों ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए, और यह आरोप लगाते हुए बुलडोजर मार्च का ऐलान किया। यह मार्च बांग्लादेश में हसीना के भाषण के समय 9 बजे ही होना था, लेकिन फिर भाषण के पहले रात 8 बजे ही प्रदर्शन शुरू हो गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका में मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की, और हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घर भी तोड़ दिए गए। आवामी लीग के कई और नेता भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर थे। प्रदर्शन में हसीना को फांसी देने की भी मांग हुई और नारे लगाए गए। अब देखिए हसीना जमकर बरसी है यूनुस पर। हसीना दरअसल जिस वक्त तख्ता पलट हुआ उस वक्त फ्लाइट पकड़कर विमान से, सैन्य विमान से भारत आ गई। देखिए जरा आपको बताऊं हसीना ने आखिर क्या कुछ कहा है। हसीना ने संबोधित किया और अपने संबोधन में यूनुस पर हमला किया। बांग्लादेश में आंदोलन आरक्षण को लेकर नहीं था, हसीना ने कहा यह एक साजिश थी जिसे लेकर मैंने बार बार बोला है, यह पद को लेकर लालची इंसान की रची साजिश थी। बांग्लादेश में आंदोलन मेरी हत्या के लिए किए गए थे, लेकिन हमलों के बावजूद अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है तो अभी मेरे लिए कुछ काम जरूर बाकी होगा। यह कमजोरी का प्रतीक है कि वो मकान तोड़ सकते हैं, लेकिन वो इतिहास को कभी नहीं मिटा सकते हैं। लाखों लोगों की शहादत से जो संविधान और आजादी मिली है उसे बुलडोजर से मिटा देने इतनी इनमें ताकत नहीं। उन्हें याद रखना होगा कि इतिहास प्रतिशोध लेता है। एक बार पहले भी 1975 में कुछ इसी तरह हुआ था, और अब एक बार फिर से ये शुरू हो गया है। जो ये कर रहे हैं वो हैवानियत का परिचय दे रहे हैं। लगता है कि उन्हें पाक के पद चिन्हों पर चलना पसंद है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए शेख हसीना ने संबोधित किया, उनका ऑडियो वो क्या कह रही हैं। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে পতাকা পেয়েছি, যে সংবিধান পেয়েছি, যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা ওই কয়েকজন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেবে এই শক্তি তাদের হয়নি এখনো।
এটা তাদের দুর্বলতার প্রকাশ। তারা একটা দালান ভাঙতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে তারা ধ্বংস করতে পারে না। ইতিহাস কিন্তু তার। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, मंदिर से निकाले कर्मचारी भड़के ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं जरा देखिए तिरुपति पर। असदुद्दीन ओवैसी से पहले मैं आपको बताऊं, तिरुपति मंदिर से 18 गैर हिंदू कर्मचारी निकाले गए। कर्मचारियों को ट्रांसफर या वीआरएस का विकल्प दिया गया। तिरुपति मंदिर का काम देखने वाली संस्था टीटीडी ने यह बयान जारी किया है। 18 कर्मचारियों की पहचान की गई जो मंदिर के त्योहारों और कार्यक्रमों में शामिल होते थे, गैर हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे थे। सभी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। कर्मचारियों से वीआरएस लेने का अनुरोध किया गया। अगर कर्मचारी उसके लिए राजी नहीं होते हैं तो उन्हें किसी और सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर को लेकर नया कानून बनाया गया। मंदिर उससे जुड़े संस्थानों में हिंदुओं की ही नियुक्ति होगी। आंध्र बीजेपी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर के लिए कहा, तिरुपति मंदिर से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। 18 कर्मचारियों को निकाले जाने पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को विचार करना चाहिए। उनकी पार्टी जेपीसी में बीजेपी के वक्फ बिल का समर्थन देती है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को रखना जरूरी है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम को रखना है। तिरुपति मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदू को नहीं रख सकते। ओवैसी का दरअसल कहना यह है कि तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू नहीं रखे जा सकते, तो फिर वक्फ बोर्ड में आखिर गैर मुस्लिम क्यों रखे जा रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।